Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss the nuclear physics. अच्छा जी, before we start, हम थोड़ी सी बातें जो एएस की हैं हम वो रिपीट कर लें हल्का सा पार्टिकल्स के बारे में कि एज वी नो कि अल्फा पार्टिकल्स उनका हम मास नंबर 4 लिखते हैं और चार्ज नंबर 2। ऊपर वाला नंबर इज ऑलवेज द मास नंबर और जो नीचे वाला है वो चार्ज नंबर। अब उसे एटॉमिक नंबर नहीं कहेंगे, क्यों? क्या अल्फा एक एटम है? ये तो एक छोटा सा पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल्स हैं तो बेटर से जस्ट चार्ज नंबर। अच्छा, अब ये अल्फा 42 है तो इनफैक्ट ये मास और चार्ज कितना होता है तो हमेशा ऊपर वाले नंबर को हम यू से मल्टीप्लाई करते हैं। एटम्स का जो मास है उसके लिए नॉर्मल मास की यूनिट केजी होता है, लेकिन एटम के लिए हम छोटी यूनिट्स यूज करते हैं, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो यू है ये एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1 यू की वैल्यू कितनी होती है ये डाटा में गिवन होता है। 1.6 इज 10⁻⁻27। इट मीन्स कि अब अगर हमें पार्टिकल्स का मास है तो हम यू की टर्म में बताते हैं। तो 4 यू मतलब जो अल्फा का जो मास होगा वो 4 टाइम्स यू होगा, यानी 4 टाइम्स ये यू की वैल्यू डाटा में गिवन होती है। आप याद कर लें तो बेटर इन केजी। और जो चार्ज नंबर होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ई। ई इज द एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज कैन बी सेट टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड और प्रोटॉन। सेम चार्ज होता है, राइट? ये ई की वैल्यू 10⁻⁻19 है। अभी हम एएस वाली काम ही कर रहे हैं, बात कर रहे बिना। सो इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा क्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 टाइम्स ई है, लेकिन कूलम में कितना होगा अगर हम ई की जगह उसकी वैल्यू रख दें? एलिमेंट्री चार्ज 1.6 माइनस 19, तो ये कूलम में आ गया। तो इसके अलावा कुछ पार्टिकल्स का हमें याद भी होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है उसका हम मास उसको डिनोट करते हैं मास नंबर चार्ज। मास नंबर 1 है, उसका चार्ज नंबर भी +1, यानी इट इज इक्वल टू 1 टाइम यू और +1 टाइम्स ई। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन होता है उसका चार्ज नंबर 0 होता है, मास नंबर 1 टाइम। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये जो हम 1 टाइम यू कह रहे हैं ना, एग्जैक्टली 1 टाइम नहीं होता, ये 1.0067। ये आपको जब क्वेश्चन समटाइम देता है ना तो इसकी ये वैल्यू गिवन भी होती है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल लाइक हियर। कि ये देखें इस तरह गिवन होगी, वो एग्जैक्टली 1 नहीं होती, वो जरा यहाँ राउंड करके हम सिंबल्स में लिखते हैं। तो न्यूट्रॉन है तो इसका मास नंबर होगा वो कितना होगा? न्यूटन का जो मास नंबर होगा वो यू और चार्ज नंबर 0 टाइम्स ई 0 ही होगा, न्यूट्रल है। अच्छा, अब ना बीटा और इलेक्ट्रॉन, आ, ये इलेक्ट्रॉन है इसको हम नेगेटिव बीटा भी लिखते हैं, ठीक है? दे आर एग्जैक्टली सेम। तो इनमें ना हम 0 लिख देते थे तो ये है तो पार्टिकल, तो वो 0 नहीं एक्चुअली। ये आई वुड लाइक यू टू रिमेम्बर कि इलेक्ट्रॉन और बीटा में इट इज 0.0005 टाइम्स जीरो, ठीक है? सेम इज विद द पॉजिटिव बीटा। ये पॉजिटिव बीटा है
या पोजिट्रॉन विच इज कॉल्ड, उसमें भी जो मास नंबर है वो इज 1/2000 टाइम ऑफ यू। तो 1/2000 का आंसर ये आएगा। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि उसमें मैथ्स ही होंगे। अच्छा, इनके चार्ज नंबर क्या होंगे? 1 टाइम्स है तो मींस वी कैन राइट देम एज, कोई एक सिंबल ले लें, 0.005 और माइनस टाइम्स ई। और इसी तरह इनके जो चार्ज होंगे, वी कैन राइट देम एज ई रेज टू पावर, ये पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव बीटा बोथ आर सेम, प्लस टाइम्स ई। तो ये इनके चार्ज नंबर, इनके मास नंबर, राइट। तो सेम, अगर हमें एक यूरेनियम का न्यूक्लियस गिवन है, suppose one of the most common isotopes of uranium is this, तो it means कि इसका जो मास नंबर है वो 235 टाइम्स u है, और जो चार्ज नंबर है वो क्या होगा? 92 टाइम्स e। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी पार्टिकल में ऊपर वाला नंबर मास नंबर है, नीचे वाला चार्ज नंबर। और क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो इनके मास और चार्ज के लिए यूनिट हम केजी और कूलम यूज नहीं करते, डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। यानी मास को इन टर्म्स ऑफ यू, यू इज एटॉमिक मास यूनिट, ये 4 यू है। तो प्रोटॉन 1 है तो 1 यू है। और अभी हमने यूरेनियम लिखा, वो 235 और 235 टाइम्स यू है। और जो चार्ज है वो हम ई की एलिमेंट्री चार्ज की टर्म में बताते हैं। ई फॉर एलिमेंट्री, हम इलेक्ट्रॉन ही समझते हैं, एलिमेंट्री चार्ज होता ही वही है। इट इज इक्वल टू द is equal to the charge of electron in amount 1e। इतना ही प्रोटॉन पे भी होता है, बस वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, वो कूलम में इतना होता है। अच्छा, यू की वैल्यू ये होती है 1.66 माइनस 27। ये डाटा में गिवन होती है, आप अगर याद कर लो तो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। फायदा हो जाता है कई बार बार आपको, क्योंकि डाटा आप जब तक टॉपिकल्स कर रहे हो तो आप डाटा नहीं देख रहे होते हो, तो आपको ये याद हो जाएगा, तो टॉपिकल्स विल बी इजी। तो हमने ये डिस्कस किया कि पार्टिकल्स हो गए, आयोन्स, न्यूक्लियाई हो गए, तो उनके मास और चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं, यू एंड ई। सिमिलरली इनकी जो पार्टिकल्स की एनर्जी, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनकी एनर्जी भी बहुत कम होती है, तो उनके लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं। तो ऑन कर लीजिए, हाँ, बटन पावर का साथ। ओके बेटा जी। तो ना, इनकी क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इनकी एनर्जी यूनिट, एनर्जी के लिए यूनिट हम क्या यूज करते हैं? जाउल्स यूज करते हैं। लेकिन बेटा ये बहुत छोटे हैं, तो इनकी एनर्जी के लिए हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं, जो हम एएस में डिस्कस की हुई। अभी तक मैं एएस की बातें ही रिपीट कर रहा हूँ, और वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो हाउ डू वी नो कि ये वर्क है? तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो जब हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं चार्ज को, तो क्यू की बजाय उसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है? जाउल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ द एनर्जी। और ये जाउल में किसके इक्वल होती है? जितनी एक इलेक्ट्रॉन पे ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इंटू वोल्ट। ये कूलम इंटू वोल्ट जो सा होता है, ये जाउल इक्वल, जाउल के इक्वल होता है यहाँ से, फ्रॉम दिस फॉर्म। तो बेटा अगर हम यहाँ से Q जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कूलम चार्ज की यूनिट और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मल्टीप्लाई करें तो वो जाउल के इक्वल हो जाए। दिस इज इक्वल टू जाउल।
तो आप के लिए याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के इक्वल है? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतने जॉल के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी, अभी हमने क्या याद रखना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल। और अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए तो मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻6। इलेक्ट्रॉन कर लो। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10, मेगा का मतलब 10⁻6 है, इसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 जॉल हो जाएगी। तो बेटा ये आपने याद रखना। अच्छा, ये कन्वर्जन आ जाएगी, उसमें आपको कन्वर्जन करना है तो एक इनका जो रिलेशन होता है वो याद होना चाहिए। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻13 जॉल, ये याद होनी चाहिए। तो फिर रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाता है, जैसे ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल। कभी कभी हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना है, कभी जॉल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब हमें पहली वाली जो रिलेशन है वो मैथमेटिकल वो याद होना चाहिए, वो ये वाला ना, कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इतने जॉल के इक्वल होता है, ये हमें याद होना चाहिए। यानी एक वैल्यू दोनों की जो इंटर कन्वर्जन है वो याद होनी चाहिए। फिर वो अगर पूछे सम टाइम कि 0.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉल के इक्वल है, तो जो फाइंड करना है एक्स और आगे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर सम टाइम फिर वही हमें ये पता होना चाहिए, यही वाली जो इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है, अ, ये वाली, ये हमें याद होनी चाहिए कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जॉल के इक्वल है। तो सम टाइम वो पूछ सकता है इतने जॉल कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा, यानी उसको जॉल को कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो तब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यानी दोनों मरतबा हमें पहले एक कन्वर्जन, यानी एक मेगा इलेक्ट्रॉन कितने जाउल है वो दोनों मरतबा कॉमन है। फिर दूसरी लाइन में एक गिवन होगा, दूसरे को फाइंड करना होगा, एक्स रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई। वो अब आपकी चॉइस है कि वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जाउल है या जाउल इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, याद रहेगा। अच्छा जी, एक और कन्वर्जन, अभी तक हमने ये बेसिक्स कर रहे हैं, लेकिन अब हम प्रॉपर स्टार्ट करने लगे न्यूक्लियर फिजिक्स का। एक छोटा सा वो एस्पेक्ट है, वो ये है कि न्यूटन आइंस्टाइन लॉ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग मास एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टिबल, कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक कन्वर्जन एग्जाम में बहुत दफा आई हुई है और वो बहुत से क्वेश्चन में इन्वॉल्व, वो ये है कि अगर हम मास लेते हैं इक्वल टू 1 U, तो वो कितनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? तो 1 U kg में कितना होता है बेटा? 1.66 10⁻⁻27 kg। ये डाटा में गिवन होती है, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप ये याद कर लें। अच्छा, इसको हमने कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो फॉर्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो अगर हम मास में रख दें ये वाली वैल्यू,
1.66 10⁻⁻27 इन kg। और c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितने होता है बेटा? 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। मैं यूनिट आपके लिए लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं है स्क्वायर। अच्छा, ये जो एनर्जी आएगी दैट विल बी इन जॉल। तो वो पूछता है कि ये जो 1 जू है कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो ये तो आंसर जो भी आएगा दैट विल बी इन जाउल। तो उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो वापस 1 मिनट के लिए इधर आ जाते हैं। अगर हमारे पास 1 जॉल की वैल्यू रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में, तो ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये सारी इधर आकर डिवाइड। तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में तो मैंने आपको पहले बताया। तो एक मेथड ये भी है कि हम इसे इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है, तो बेटा 1 जॉल कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई ये जो सारी वैल्यू है ये उधर जाकर डिवाइड हो जी। राइट, क्लियर? तो 1 जॉल किसके इक्वल होगा बेटा? अगर जॉल ये -13 उधर जाकर दिस विल बी नाउ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब ना मैं एक शॉर्टकट यहां से बताने लगा आप लोगों को। ये कन्वर्जन का मैं इवन इससे ज्यादा शॉर्टकट बताने लगा। वो क्या है? जब भी अमाउंट हमें एनर्जी जाउल में गिवन है, तो आपने जाउल को इस वाली वैल्यू से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। देन द एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर आपको एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आपने इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये डिवाइड में लिख रहे हैं ब्रैकेट में हूं। अगर ब्रैकेट में लिखेंगे ना तो नहीं लिखते तो वो मैथमेटिकली गलत हो जाता है। ठीक है, डिवाइड वाले सिचुएशन में तो 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये नोट करना, ये कन्वर्जन ज्यादा शॉर्ट है। रेशियो प्रोपोर्शन तो बताइए। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर एनर्जी हमें जाउल में गिवन हो, तो हम उसको ना इस वैल्यू से डिवाइड करें, द आंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू। देखो ये 1 जॉल था ना, तो आपने 1 को इसी नंबर से डिवाइड किया हुआ है ना। ठीक है, तो यहां मैंने थोड़ा इजी मेथड से बताया। और अगर एनर्जी इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसने मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू। एक हमें साइड याद हो तो दूसरी मल्टी डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरे के लिए मल्टीप्लाई करें, याद रहेगा। तो मीन्स अगर ये हमें आंसर चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने इससे क्या कर देना, जो भी टोटल आंसर आएगा उसे डिवाइड कर देंगे 1.6 10⁻⁻13। और अब जो आंसर आएगा ना दैट विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, वो तकरीबन 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इट मींस कि हमने 1 जॉल जो 1 U मास है, वो एनर्जी में कितना हो जाता है? 935 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सम टाइम ये हमें डायरेक्ट कन्वर्जन करनी है कि मास को कहेगा इतना 1 U इतना है, तो 0.5 U कितना हो जाएगा, या 0.027 U कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो उसकी जगह एक्स्ट्रा कर आपने क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। या सम टाइम वो ऑपोजिट करेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहेगा यू में कन्वर्ट करें। तो हमें याद होना चाहिए कि यू और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है, ये याद रखें। 1 U मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है? 934। और वो अगर आपसे पूछे कि लेट से 1024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने यू होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। उसका भी एक और शॉर्टकट है। ये अभी तक मैंने चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट नहीं करवाया,
असल में इसमें ये कन्वर्जन कैलकुलेशन अगर पूरे A2 में अगर किसी चैप्टर में सबसे ज्यादा है ना, वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये मैं अभी तक कैलकुलेशंस करवा रहा हूँ, हमने कोई टर्म अभी न्यूक्लियस की नहीं पढ़ी। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हम एएस में भी हमें फेमिलियर होना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये यूज होती है। तो बेटा एक और मैथड सम टाइम कि अगर हमें वैल्यू यू में गिवन है और हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू यू में गिवन है आप उसे 934 से मल्टीप्लाई कर दें, द आंसर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और यू में कन्वर्ट करना है तो ऑपोजिट करने, आप एक साइड आपने याद रखनी है, दूसरी ऑपोजिट हो, राइट। तो बेटा नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यू। अब ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देखिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं उसकी करवा रहा हूं आपको कि एक लेट से ये एक केमिकल इक्वेशन, न्यूक्लियर इक्वेशन की, ये न्यूक्लियर इक्वेशन इज गिवन, न्यूक्लियर रिएक्शन की एक इक्वेशन इज गिवन, राइट। और उसमें हमें गिवन है कि ये एल्यूमिनियम का मास इतना है, अल्फा का इतना है, और फास्फोरस के एक एटम का इतना है, और ये कोई भी पार्टिकल उसका मास इतना है, ये अननोन। अच्छा अब ये रिएक्टेंट्स हैं, हमारे पास तो रिएक्टेंट्स की मैसेज को सर आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई अचानक से। ओके, आप ही कॉल कर रहे थे अब्दुल हन्नान, आप कॉल कर रहे थे मोबाइल में? नहीं सर मैं नहीं कॉल कर रहा। मेरा कॉल आई है ना, उस वजह से ये हुआ। आई होप नाउ यू कैन सी द स्क्रीन। जी अच्छा ये जो मैसेज है ना, दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ यू, कि इतने यू है, तो ये जो हमें इन दोनों का डिफरेंस आया ना, ये इट इज इन टर्म्स ऑफ यू। अच्छा अगर वो पूछे कि ये कितनी, जो मैस लॉस हुआ है ये किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, तो वो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएं। तो अभी हमने सीखा है, आप इसको डायरेक्ट 934 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर, यू की वैल्यू को 934 से मल्टीप्लाई करें, इट विल कन्वर्ट इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वरना ये कन्वर्जन अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस की थी। ये शॉर्टकट आपको प्रैक्टिस से आएंगे, बट दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। और हम न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करने लगे। बेटा जी हम लोगों ने एएस में ये डिस्कस किया था कि सपोज करते हैं कि ये एक एटम है, और हम जूनियर क्लासेस में ये बताते थे कि ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। दिस इज टोटली रॉन्ग। न्यूक्लियस रियल में, जो मैं ये डॉट लगा रहा हूं, इससे भी छोटा होता है। एक एटम का जो डायामीटर होता है वो एवरेज 10 रेज टू पावर -10 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस का डायामीटर होता है वो एवरेज 10 रेज टू पावर, मैं -14 लिख रहा हूँ, -15 भी लिखते हैं, लेकिन मैं एवरेज ले लूं। कोई एटम बड़ा भी होता है और छोटा, इसलिए किसी के न्यूक्लियस भी बड़े होंगे छोटे होंगे, 100+ एलिमेंट्स है ना, सबके एटम्स डिफरेंट है। अगर आप कंपैरिजन करें तो ये डायामीटर 10,000 टाइम्स छोटा है। 10 की पावर कितना डिफरेंस है दोनों में, 10 रेज़ टू पावर 4 का मतलब, और 10 रेज़ टू पावर 4 कहते हैं 10,000। इट मींस ये, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो वो इसके इक्वल आएगा, जो कि एक एटम का डायमीटर है।
अच्छा मैथमेटिकली मतलब इसका पता क्या है कि सिर्फ ना इस एक लाइन के ऊपर यहां जहां मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये हम अगर न्यूक्लियस को लगाने लग जाए एक लाइन में तो 10,000 न्यूक्लियस इजीली आ जाते हैं एक एटम में। होता एक ही है, इतना छोटा है। अच्छा अगर आप थोड़ा इमेजिन करें, मैंने तो सिर्फ इस एक लाइन की बात की है, तो आप जरा और ऊपर लाइन में और ऊपर लाइन में इस तरह आप मतलब पूरा फिल कर दें, 3 डायमेंशनल को जरा जेन में रखिएगा। इसका मतलब एक एटम के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूक्लियस की जगह होती, न्यूक्लियाई की जगह होती, इतना न्यूक्लियस छोटा होता है। तो अब असल क्या हमने इस बात पे कभी गौर किया कि इस छोटे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होने, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो नहीं होंगे। तो न्यूट्रॉन तो चलो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन इसमें कैसे सेट एडजस्ट हो सकते हैं, कैसे बाउंड हो सकते हैं? एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, सब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बेटा अब वो तो रिपेल करें और आपने उनको इतनी जगह पर स्ट्रोंगली बाउंड किया हुआ है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि आपने वो कॉन्टिन्यूसली रिपेल कर दें एक दूसरे को। और अभी यूरेनियम के एग्जांपल लेने, यूरेनियम कौन सा है? उसका सिंबल 92 235। इट मीन इतने प्रोटॉन है उसमें। नीचे वाला नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताता है ना, ऊपर वाला नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इतने प्रोटॉन को काबू में रखने उसके लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है। उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एक्चुअली हमारा टॉपिक भी यही है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है विच इज बाइंडिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स। इसको वी कॉल इन अदर वर्ड्स द न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो एटम बॉम्ब में फ्यूजन फिजन रिएक्शन में एनर्जी आ रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए बहुत खतरनाक होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, या जो स्टार्स के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, तो वो ये एनर्जी होती है। ये एनर्जी आती कहाँ से? तो ये हम डिस्कस करने लगे। तो वापस हम अपने नॉलेज पे जाते हैं। लेट्स से ये एक एटम है, इससे पहले हम पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। तो ये नीचे वाला नंबर क्या होता है? जी क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ए एटॉमिक मास नंबर होता है, न्यूक्लियर नंबर भी बताता है। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा अगर हम ए में से जी को माइनस कर दें तो क्या होगा? इट विल टेल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने ओ लेवल से केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी हुई, कोई इश्यू तो नहीं। तो बेटा जी लेट अस से दिस mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा ये मास ऑफ प्रोटॉन आपको डाटा में केजी में गिवन भी होता है, ये वैल्यूज गिवन केजी, ये डाटा में है। ये आपको क्वेश्चन में भी साथ में वो बता देते हैं। यू में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। केजी में एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना। गौर से देखिए तो ये यू की वैल्यू नहीं है ऑलमोस्ट, यानी वाकई ये दोनों यू की वैल्यू के, न्यूट्रॉन का मास भी यू की वैल्यू के बहुत क्लोज है, इसलिए इनके मास को जब यू में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 1 लिख रहे होते हैं, है ना। अच्छा जी ये मैसेज गिवन है एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का, हम क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम इन पर फोकस करेंगे। mp इज mass of one proton, mn is the mass of one neutron। अच्छा बेटा जी लेट्स से ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस कह रहे हैं, एटम नहीं न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा जी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। mp इज द mass of one proton। उसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा? जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो दिस विल गिव अस द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। mn इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। और a माइनस जी क्या होता है?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन के मास को अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं आ जाएगा, ये टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ, अगर इन्हें ऐड कर दें तो ये टोटल मास आ जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। दिस विल गिव अस द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन। चेक कर लो। लेकिन एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक न्यूक्लियस में हमें पता है इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, लेकिन जब हम न्यूक्लियस का मास देखते हैं और उनके न्यूक्लियस के मास का सम देखते हैं तो एक चीज हम ऑब्जर्व, तो न्यूक्लियस का टोटल मास है जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस का एक्चुअल मास उससे हमेशा कम होता है। यानी थोड़ा मास हमेशा क्या होता है? मिस होता है। बेटा वो जो मास मिस होता है दैट इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, एमपी मास ऑफ वन प्रोटॉन और जी नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ वन प्रोटॉन से मल्टीप्लाई, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। ए माइनस जी इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसे मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वन न्यूट्रॉन से, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनको ऐड करते हैं तो ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। तो हम इनके इंडिविजुअल मासेस को सम करें और जब उनके मिलने से जो न्यूक्लियस बनता है उसको मास देखें तो न्यूक्लियस का मास हमेशा थोड़ा कम। वो जो मास में डिफरेंस उसे कहते हैं मास डिफेक्ट। बेटा वो जो मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो मास लॉस होता है वो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जिसने इन सब न्यूक्लियस को बाइंड किया होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इतने छोटे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को कैसे बाउंड करके रख सकते हो? न्यूट्रॉन तो चलो न्यूट्रल है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उसके लिए बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा, तो इसने सबको आपस में जोड़ के रखा। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो ना वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल, तो उनको भी बाउंड करने के लिए आपको बाउंड करना, एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। कहां से आती है? तो न्यूक्लियस के जो टोटल मास है उसमें से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दें तो वो जो मास लॉस होता है, मास डिफेक्ट है, वो अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस एनर्जी का मतलब इट इज द एनर्जी विच इज बाइंडिंग ऑल द न्यूक्लियस। लेकिन इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, इतना नहीं करनी। देखो आपके पास दो धागे हैं, उनमें से एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम स्ट्रॉन्ग है, आपको कैसे पता चलेगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग? उसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, यानी अगेंस्ट जाना है। स्ट्रेंथ का मतलब जिसने उसको जोड़ा हुआ है आपने उसको, तो अगर हमें फाइंड करना है ना कि न्यूक्लियॉन्स कितनी ज्यादा एनर्जी से बाइंड हुए तो हम उनको एक दूसरे से सेपरेट करें, सबको एक दूसरे से अलग कर दें, तो जितनी एनर्जी लगी होगी लगाएंगे हम, इसका मतलब उतनी एनर्जी से वो एक दूसरे से बाइंड हुए होंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेफिनेशन, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all the nucleons बस ऐड कर लें फ्रॉम ईच अदर, यानी कोई भी दो को एक साथ नहीं रहने देना, हर एक को अलग अलग कर देना, तो वो जो एनर्जी लगेगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल मास ऑफ न्यू, और ये आएगा क्वेश्चन, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये गिवन होंगे आपको, एमपी की वैल्यू, एमएन की वैल्यू, उनके नंबर्स ए और जी, सिंबल दी हुई हो, जैसे ये 92 है तो ये ए और ये जी, तो ये गिवन होगा, यूरेनियम 92 235, और मास मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन, माइनस कर देंगे, दिस विल गिव यू बाइंडिंग एनर्जी। राइट, क्लियर बेटा जी, याद रहेगा। अच्छा, अब ये एनर्जी हमारे पास बाइंडिंग इज इक्वल टू, अब वो कहेगा जाउल में, अगर वो एनर्जी बताएं
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा मास चेंज इन मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ये चेंज इन मास क्या होगा, न्यूक्लियस के मास में से न्यूक्लियस के मास को माइनस करते हैं। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट और उसको मल्टीप्लाई कर दें सी स्क्वायर। तो जेन में रखना है, ये जब हम सी स्क्वायर लगा रहे हैं तो ये जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जाउल। और हमने आज पहले जाउल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंटर कन्वर्ट करना वो हमने सीख लिया। बल्कि हमने यू को भी, सम टाइम वो मैसेज यू में देगा तो हमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, हम उसे डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। और यही तो हमने पीछे एग्जाम्पल में किया भी है कि यू में मैसेज गिवन है, उससे डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपने 934 से मल्टीप्लाई करना। कैन यू रिमेम्बर, याद रहेगा। अच्छा जी, ये जाउल में। अब यहाँ एक और टर्म भी आती है, जब हम कहते हैं कि मैथ लॉस हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, तो वो मैथ कौन दे रहा है, ये इन्हीं का मैथ है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो क्या इनमें से कोई एक कुर्बानी दे रहा होगा कि वो अपना प्रोटॉन पूरा मैथ दे देता हो या न्यूट्रॉन? नहीं, हम कहते हैं वो जो मैथ लॉस हुआ है वो सबके मैथ में से थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, सब में वो डिवाइड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में ए, जो ऊपर लिखा होता है, नीचे वाले को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो बेटा ये जो मैथ डिफेक्ट है, इसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और उसको जब हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन है वो न्यूट्रॉन के हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो। कैन यू रिमेम्बर, याद रहेगा बेटा जी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट होगा इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स। अब्दुल हनान समझ आया बेटा आपको कुछ? जी सर।